तो चलिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मामलुक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको मामलुक वंश पढ़ने को मिलता है, जिसका समय काल कब से कब तक होता है? 1206 से 1290 तक होता है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का जो समय काल जो आप देखेंगे वो 1206 से लेकर 1526 तक होता है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सबसे पहला जो वंश आपको देखने को मिलेगा, जिसको मामलुक कहते हैं, कहीं कहीं पे गुलाम भी लिखा रहता है, ठीक है। तो चलिए देखें, तुर्की आक्रमण के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत अलग अलग शासकों ने शासनभार संभाला। इस क्रम में जो प्रथम जो शासक जो बनता है उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, पहला शासक का नाम क्या हुआ? तो ध्यान में आपको रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने मामलुक वंश की नींव रखी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जिस वंश की नींव जो रखी जाती है उसका नाम क्या था? मामलुक ना। आरंभ में इसे दास वंश भी कहा जाता था, या फिर आप इसको गुलाम वंश भी कह सकते हो, ठीक है। गुलाम वंश या फिर दास वंश भी कह सकते हो। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जो है वो इनको आरंभ में दास वंश या फिर गुलाम वंश कहने पे बहुत सारे इतिहासकारों ने आपत्ति भी व्यक्त की है, ठीक है। इसका अंतर्निहित कारण दास और मामलुक शब्दों में सटीक निर्धारण की वजह से था। दरअसल मामलुक और दास में परिभाषिक तौर पर एक अंतर है। दास का शब्द का अभिप्राय होता है जन्मदात दास, मतलब जो जन्म से मतलब क्या हो? दास हो। जबकि मामलुक शब्द का अभिप्राय स्वतंत्र माता पिता की संतान था। अतः हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित मामवंशी सर्वाधिक मान्य है, ठीक है। ध्यान में रखना, दो तरह के दास होते हैं, ठीक है। एक होते जन्मजात होते हैं, एक जो होते हैं जिनके माता पिता तो स्वतंत्र, उनके बच्चे हुए जो कि बाद में किसी भी तरह से खरीद लिए गए और बाद में वो भी दास बन गए, ठीक है। तो इसलिए इसको दास वंश न कहकर मामलुक वंश कहना, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और एक इतिहासकार जो है हबीबुल्लाह, उन्होंने ही मतलब मामलुक वंश को ही सर्वाधिक मान्य माना है, ठीक है। कुछ इतिहासकार जो इसको इलवरी भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार जो इस वंश को क्या बोलते हैं? इलवरी, इलवरी तुर्क या फिर इलवरी वंश भी कहते हैं। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी शासक इलवरी वंश से संबंधित नहीं थे। मसलन कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी तुर्क था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा जाए, तुर्क था। तुर्क में कौन सा तुर्क था? तो ध्यान में रखना है इलवरी तुर्क। इन सारे ही शासक जो थे वो इलवरी तुर्क नहीं थे। अंततः इस वंश को इलवरी वंश की संज्ञा देना भी अनुचित होगा, क्योंकि शुरुआती शासक जो था वही केवल क्या था? इलवरी। अगर पूछा जाए कि मामलुक वंश का भारत पे शासन कब से कब तक रहा, तो आप ध्यान में रखना 1206 से लेकर 1290 तक। बोलचाल की भाषा में जैसा कि अभी हमने पढ़ा, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब रहा? तो 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? तो वो भी आपको रखना है। तो पहला वंश भी क्या होगा? गुलाम वंश ही होगा, ठीक है। आमतौर पर इसे हम लोग गुलाम वंश, दास वंश, यलवरी वंश, ठीक है, या फिर एक नाम क्या, मामलुक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखेंगे जो इस वंश का जो पहला शासक जो बना उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का समयकाल आपको याद रखना है, कब से कब तक उसने शासन किया। स्थापना से लेकर, ठीक है, 1206 में स्थापना हुआ, वहां से लेकर 1210 तक इसने क्या किया? शासन संभाला, ठीक है। किसका दास था, किसका गुलाम था? तो गौरी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गौरी उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र का उसको राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है, किसका दास था? तो गौरी का दास था। तो गौरी देश जीते, ठीक है, उसमें से अगर सिंध और मुल्तान को अगर आप छोड़ देते हो, गौरी के द्वारा विजित प्रदेश जो था, ठीक है, उसमें अगर सिंध और मुल्तान को अगर आप छोड़ देते हो, तो उसके बाद जितने भी क्षेत्र थे उत्तर भारत में, जैसे सियालकोट हो गए, लाहौर हो गए, अजमेर हो गए, झांसी हो गए, दिल्ली हो गए, मेरठ हो गए, कोल हो गए जिसको अलीगढ़ भी कहते हैं, कन्नौज हो गए, ठीक है, बनारस हो गए, बिहार हो गए, लखनौती हो गए जो कि बंगाल में पड़ता है, सारा क्षेत्र किससे प्राप्त हुआ? तो सारा ही क्षेत्र आप देखोगे तो ऐबक को प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकारी युद्ध की चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया, ठीक है। आप इतिहास में भी आप देखोगे, पास में भी आप जाओगे तो बिंबिसार वगैरह को पढ़ोगे तो वहां पे कुशल वैवाहिक नीति के द्वारा उन्होंने राज्य का विस्तार किया था। और इसी तरह आप देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपने राज्य के विस्तार करने के लिए कुशल वैवाहिक नीति को अपनाया। उसने मोहम्मद गौरी के अन्य विश्वस्त अधिकारी नाम था ताजाउद्दीन यालदो, जिसका नाम ध्यान में रखना, ठीक है।
नाम क्या था? याल्दोज। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो थे, उनके विश्वासी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक वन ऑफ देम, ठीक है। इल्तुतमिश भी एक था, बख्तियार खिलजी भी था, ठीक है। यल्दोज भी था। तो यहाँ पे मुख्यतः यल्दोज की पुत्री से विवाह किया था। उसने अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुवाटा से किया। ये दो नाम आपको ध्यान में रखना है। याल्दोज की पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह किया था। अपनी बहन का विवाह किससे करवाया था? तो कुवाटा से करवाया था, जो सिंध का प्रभारी अधिकारी था। कुवाचा भी बहुत शक्तिशाली था, वो सिंध का अधिकारी हुआ करता था कुवाचा। और उसने अपनी पुत्री का विवाह तुर्की दास अधिकारी इल्तुतमिश से किया। तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन किसके साथ ब्याही गई थी? तो नसरुद्दीन कुवाचा के साथ। और उसकी पुत्री जो थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो इल्तुतमिश के साथ, जो कि अगला शासक बनता है दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश का। ठीक है। उसने किसके साथ विवाह किया था? तो याल्दोज की पुत्री के साथ। ठीक है। तो अपना विवाह उसने याल्दोज की पुत्री के साथ किया, अपनी का विवाह उसने कुवाचा के साथ किया, और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो इल्तुतमिश के साथ। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने न तो अपने नाम के सिक्के चलाया, ना ही खुतबा पढ़वाया। ठीक है। एक्चुअली में होता क्या था, जो भी दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शासक जो थे, जब वो शासक बनेंगे तो अपने नाम के सिक्के चलवाते थे। ठीक है। अपने नाम के खुतबा भी मतलब क्या करते थे? पढ़वाया। खुतबा क्या होता है? जैसे किसी नमाज वगैरह होता था ना, तो उसके बाद उनके नाम का जय जयकार लगाया जाता था, उनको खुतबा बोलते थे। ठीक है। तो इसने न तो क्या किया, सिक्के भी नहीं चलवाया, और इसने खुतबा भी नहीं पढ़वाया। मतलब इन्होंने मालिक को, गौरी को सर्वोपरि रखा, उनको सम्मान में मतलब क्या किया, इसने कभी भी मतलब क्या किया, अपने आप को सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया। मतलब एज ए केयर टेकर इसने शासन किया। गौरी के केयर टेकर इसने शासन किया, कभी भी अपने आप को सुल्तान के तौर पर इसने प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और शिपा सलार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया। मलिक, ठीक है, और शिपा सलार। शिपा सलार मतलब सेनापति होता है। ठीक है। तो इस उपाधि के साथ उसने शासन प्रारंभ किया। सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी, ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए थे, और अपने नाम के उसने खुतबा नहीं पढ़वाया। ठीक है, ध्यान में रखना है। मतलब इसमें जस्ट इसने केयर टेकर के तौर पर शासन किया, गौरी के केयर टेकर के तौर पे। हो सकता है आगे उसके कुछ और प्लान रहे होंगे, लेकिन इसकी मृत्यु जो होती है बहुत ही कम समय में हो जाती है। 1206 में ये शासन करना प्रारंभ करता है, अब 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उतना अल्प समय में यह कुछ कर नहीं पाया। ठीक है। हो सकता है लॉन्ग टर्म पे इसकी प्लान रही होगी, आगे चलते सुल्तान बनेंगे, अपने नाम के खुतबा भी पढ़ाएंगे, कुछ अन्य उपाधि धारण करेंगे, लेकिन उसने फिलहाल कम वर्षों के शासन में ऐसा उसने कुछ भी नहीं। ठीक है। ये बेसिक बेसिक बातें आपको समझ में आ गई ना? आप चलते और भी कुछ देखते हैं, फिर मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, वहां पे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, उसने राजधानी दिल्ली लेकर नहीं आया था। उसकी राजधानी जो थी लाहौर हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान में रखना। दिल्ली राजधानी बाद में आती है, इल्तुतमिश लेकर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कहाँ थी? क्या बताएंगे? लाहौर थी। ठीक है, ध्यान में रखना। अब क्या होता है, अब तुर्क लोग का एक खेल होता है। ठीक है। अगर आप में से किसी ने एक मूवी देखा होगा, एक्चुअली में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो वहां पे देखना, वहां पे वो लोग खेलते थे, एक्चुअली में घोड़ा पे चढ़ के क्या करते थे, तो पोलो खेलते थे। अभी वर्तमान के पोलो से उनका पोलो बिल्कुल डिफरेंट होता था। ठीक है। तो वहां पे तो जनरली अलग टाइप का पोलो खेला जाता था उस समय। एक मूवी में दिखाया हुआ है, लेकिन फिल्म का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, मैं आपको बताता। तो लाहौर में चौगान चौगान क्या होता था, पोलो खेलते में घोड़े से अचानक गिर गया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आप देखोगे, जो शासक जो बनता है बहुत ही कम समय के लिए बनता है, उसका नाम था आराम शाह। ठीक है। बहुत जनरली लोग यही ध्यान में रखते हैं, तो भाई ऐबक के बाद शासक जो था इल्तुतमिश बना, लेकिन इल्तुतमिश शासक नहीं बनता है, शासक बनता आराम शाह बनता है। लेकिन वो एक परफेक्ट शासक नहीं था, उसके अंतर्गत वो काबिलियत नहीं थी जो इतने बड़े इंपायर को संभाल पाता। लगभग 1 साल से कम के लिए ही मतलब क्या बना, शासक बना। उसके बाद उसका कहानी समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ऐबक के बाद जो शासक जो बनता है, आराम शाह बनता है। ठीक है। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि इससे बहुत लोग जो थे इसको उदार शासक भी मानते हैं, उसकी उदारता के लिए इसको लाख बख्श कहा गया है। ठीक है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ठीक है। बहुत जगह पे इसका नाम हातिम ताई भी लिखा हुआ है, क्योंकि हातिम ताई जब आप पढ़ोगे तो अरब के इतिहास में या तुर्क के इतिहास का काफी एक
दानवीर व्यक्ति का नाम है हातिम ताई, ठीक है, तो इसको दूसरा हातिम ताई कहा जाता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरा हातिम ताई भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य सेनापति था, क्योंकि सेनापति इसलिए क्योंकि गौरी के सेना में तो ये सेनापति भी था। अचूक तीरंदाज था, मतलब उसकी जो क्या का जो एम जो था काफी अच्छा था, साहसी था, प्रतिभाग्यशाली था। गुलाम की अवस्था से उठकर सुल्तान की पद पे पहुंचना उसकी योग्यता तथा प्रतिभा का परिचय देता है, क्योंकि वो भी एक गुलाम था, गौरी का गुलाम ही था, लेकिन एक शासक बनता है, एक सुल्तान बनता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पे किया। उसने साम्राज्य का विस्तार तो नहीं किया, लेकिन राज्य को मजबूत करने का बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उस समय आप देखोगे याल्दोज और कुबाचा जो था, ठीक है, उनसे भिड़ना एक बहुत बड़ी बात है कि याल्दोज और कुबाचा भी चाहता था, क्योंकि वो भी गौरी से उनका भी जुड़ाव था, वो भी चाहता था भारत में उसकी सत्ता का क्या विस्तार हो, लेकिन दोनों को टैकल करना बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि थी। इसलिए आप देखोगे याल्दोज और कुबाचा से दोनों से उसने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उसकी उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहते हैं। लाख बख्श का मतलब क्या होता है, लाखों का दान देने वाला। एक मैंने और भी बता दिया, द्वितीय हातिम ताई, इसमें नहीं दिया हुआ, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको दूसरा हातिम ताई भी कहा जाता है, इसकी उदारता के कारण ही। संयोगता के साथ साथ साहित्य और कला प्रेमी भी था। उसने 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। एक मस्जिद का नाम है कुतुबुल इस्लाम, ठीक है। ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो है आपको महरौली दिल्ली में आपको दिखेगा, ध्यान में रखना। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करने का श्रेय से जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जो कि अजमेर में है, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में आप जो देखते हो, पहले कभी संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, उसी के ऊपर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। तो पहले एक विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़कर वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ, इसलिए मैंने आपको रिपीट कर दिया। तो 2 मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, ऐसा भी पूछ सकते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, तो मस्जिद है। कुतुबुल इस्लाम की बात करेंगे, वो आपको दिल्ली में आपको मिलेगा, वो भी मस्जिद ही है, ठीक है। उसके बाद एक सूफी साहब बहुत सम्मान करता था, ये रिस्पेक्ट करता था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। इसने केवल नींव रखा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। पूरा करने का श्रेय जो जाता है इल्तुतमिश को जाता है। तो इल्तुतमिश ने उसे क्या किया, संपूर्ण पूरा करवाया, ठीक है। एक समय की बात यह है, उसकी जो ऊपर के कुछ मीनार जो थे टूट गए थे, तो उसको बनाने का श्रेय जो जाता है क्या नाम, फिरोज शाह तुगलक को जाता है। और आई थिंक 1-2 शासक और भी है सल्तनत कालीन ही, जिन्होंने उसमें थोड़ा बहुत योगदान दिया था। किसी ने मरम्मत करवाई थी, तो किसी ने उसको फर्निश करने का काम किया था, लेकिन मुख्य रूप से योगदान जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने शुरुआत किया, इल्तुतमिश ने उन्हें पूरा किया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन होगा, तो ध्यान में रखना क्या नाम है, आराम शाह, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग इल्तुतमिश पे नहीं आएंगे। आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जो था, ध्यान में रखना है, आराम शाह था। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार जो था इस संबंध में विवाद है, से उसका पुत्र था कि नहीं था, लेकिन एक्चुअली में पुत्र ही मान के हम लोग चलते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर उसने ही बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सैनिक वर्ग में असंतोष हो गया। साधारण जनता में अशांति उपद्रव रोकने के लिए लाहौर के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया, लेकिन इस संबंध में विवाद है। दुर्भाग्यवश आराम शाह जो था एक कमजोर एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। दिल्ली के लोगों ने उसे अपना शासक स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। उसके बाद शासक कौन बना, इल्तुतमिश बना। यह प्रश्न पूछेगा, जिस समय इल्तुतमिश को शासक बनाया गया, मतलब सुल्तान बनाया गया, तो कहाँ का गवर्नर हुआ करता था, कहाँ का प्रांतपति था, ठीक है। तो ध्यान में बदायूं याद रखना, ठीक है, पूछते हैं ऐसा प्रश्न, ठीक है। तो जिस समय आपको ध्यान में रखना है, आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश को जो शासक जब बनाया गया, तो ये इल्तुतमिश कहाँ का प्रांतपति था, या फिर प्रांताध्यक्ष कह लीजिए, या फिर गवर्नर कह लीजिए, कुछ भी कहिए, तो कहाँ का था, बदायूं का था, ठीक है। तो बदायूं से दिल्ली के लोगों ने बुलाया उसको, ठीक है, और निमंत्रण पत्र भेजा से आइए आप सुल्तान बनिए, क्योंकि ये आराम शाह जो है सो मतलब इस काबिल नहीं है। हाँ, इल्तुतमिश को बनाया गया। इल्तुतमिश जो था अगला मतलब क्या बना, सुल्तान बना, ठीक है। इल्तुतमिश ने निमंत्रण स्वीकार किया। दिल्ली के निकट जब नामक स्थान पर आराम शाह को परास्त किया, उसको हराया। आराम शाह 8 माह के शासन के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। मतलब 1 साल भी वो पूरा नहीं कर पाया आराम शाह, मतलब 8 महीने उसने शासन किए। और उसके बाद दिल्ली के सत्ता पे किसका अधिकार आया, तो इल्तुतमिश का, जो कि बहुत ही योग्य और बहुत ही उपयुक्त शासक था। लंबा समय तक शासन किया, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ध्यान में रखना है, पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, कब से कब तक, तो 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है, 1206 टू 1210। उसके बाद जो शासक जो आएगा 8 महीने के लिए रहेंगे, क्या नाम है उसका, बहराम शाह। हाँ, क्विक बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश वाला थोड़ा आई थिंक एडिशन के साथ मैचिंग का इशू होगा, लेकिन आप टॉपिक मिला कर सकते हो, नो इशू। बाकी हिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश आई थिंक डजंट मैटर, क्योंकि नाम तो हिंदी इंग्लिश में सेम ही होता है। बाकी कोई इशू होगा तो बोलना, मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। उसका इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो शासक जो बनेंगे 1210 में से लेकर 1236 तक, ठीक है, लगभग 26 वर्ष तक ये शासक रहा। किसका गुलाम था ये, क्या बताएंगे, इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो ऐबक का, ठीक है। और ये इलवरी तुर्क था, ध्यान में रखना, उसी की तरह ऐबक भी इलवरी तुर्क था, ये भी इलवरी तुर्क था, ठीक है। ऐबक की मृत्यु के दौरान, जिस समय ऐबक का मृत्यु हुआ, आराम शाह को शासक बनाया गया, उस समय ये कहाँ का गवर्नर या फिर सूबेदार हुआ करता था, क्या बताएंगे, बीच बीच में आप लोग बोलिए, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए, चीजें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो कहाँ पे का गवर्नर था, तो क्या बताएंगे, बदायूं। बदायूं का, ठीक है। ध्यान में रखें, कहाँ का था, बदायूं का था, ठीक है। एक दो काम करता है जो बुक में दिया हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी तुर्क नहीं था। ठीक है, इसको हम देख लेंगे, आई थिंक इलवरी तुर्क ही था, ठीक है। सर ठीक घटना है, चक्र में देख इलवरी लेंगे इसको, तुर्क ठीक ही है। दिया हुआ है। ठीक है, देख लेंगे, मेरे हिसाब से था, आप लोग नहीं कह रहे तो हम देखेंगे इसको, ठीक है। अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक अगर पूछेगा तो आप लोग लगाना कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसमें अगर लगा देगा वास्तविक, अगर लगा देगा तो उसका आंसर बदल कर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए ऐबक जो था कितने वर्षों तक शासन किया, 4 वर्षों तक, 4 वर्षों से भी कम, तो उसने दिल्ली सल्तनत को वो मजबूती नहीं दे पाया, क्योंकि लंबे समय तक तो उसने शासन किया नहीं, और उसकी मृत्यु भी क्या हो गई, उनकी मृत्यु भी जल्दी हो गई, वो भी मतलब क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ था ना उनका। तो अब हम आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लंबे समय तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत को उसने सुदृढ़ करने का काम किया, ठीक है, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं, ठीक है। अब ध्यान, उसने दिल्ली को क्या किया, राजधानी बनाया, ठीक है, ध्यान रखना। अभी आप देख रहे हो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी, क्या बताओगे, लाहौर। तो लाहौर थी, ठीक है। बीच में 8 महीने के लिए जो बना था आराम शाह, उस समय राजधानी कहाँ थी, तो उस समय भी राजधानी आपका कहाँ हुआ करता था, लाहौर ही हुआ करता था। लेकिन इसने क्या, राजधानी को क्या किया, ट्रांसफर कराया, ठीक है। तो दिल्ली से सॉरी लाहौर से राजधानी कहाँ लेकर आया, दिल्ली लेकर आया। इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, ठीक है। गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मालिक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी खुद गुलाम था, किसका, गौरी का गुलाम था, ठीक है। तो ऐबक जो था गौरी का गुलाम था, और ये खुद मतलब ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुलामों का गुलाम, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं, जिस समय ये दिल्ली सल्तनत का ये शासक बना, तो इसको बहुत सारे इनको कठिनाइयों का सामना करा। क्या क्या कठिनाइयां था, कठिनाइयां, एक पहले का जो ऐबक ने तो कुबाचा और यलदौस से संभाल दिया, लेकिन इसको इसके लिए लड़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो दिल्ली का सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस समय राजपूत विद्रोह कर रहे थे, कुबाचा ने अपनी शक्ति बढ़ाकर कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। कौन कौन सा क्षेत्र है, जालोर पंजाब में पड़ता है, रणथंभौर, ठीक है, ग्वालियर और दुआब तुर्कों के हाथों से निकल चुकी थी। दिल्ली पर मुगलों के आक्रमण का भय था, अतः इन समस्याओं का दूर करने की दिशा में इल्तुतमिश ने कई कठोर कदम उठाए। जिस समय इल्तुतमिश भारत का शासक बना, भारत तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत का शासक बना, उस समय आप देखोगे मंगोल आक्रमणकारी, क्या नाम था उसका, चंगेज खान, ठीक है। चंगेज खान अपने अंतिम चरण में था, ठीक है। चंगेज खान जो था मंगवर्नी का पीछा कर रहा था, और मंगवर्नी जो था भागा भागा इल्तुतमिश के पास आया, बोला कि भाई हमको शरण दे दो। लेकिन इल्तुतमिश ने देखा कि अगर मंगवर्नी का अगर हम शरण देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या नाम था उसका, मंगोल आक्रमणकारी, वो क्या, चंगेज खान क्या करेगा, भारत पर आक्रमण करेगा, ठीक है। इसलिए मंगवा को उसने क्या किया, अपने यहाँ शरण नहीं दी, ताकि, ठीक है, चंगेज खान भारत पे आक्रमण न करे। ये इल्तुतमिश की दूरदर्शिता को दर्शाता है, क्योंकि वो राजरूप से बहुत ही ज्यादा संपन्न व्यक्ति था, ठीक है। तो मंगवर्नी का शरण न देने का कारण ये था। सो
चंगेज खान भारत पे आक्रमण न करे। चंगेज खान भारत पे आक्रमण कभी भी नहीं करता, वो भारत की सीमा से ही मतलब लौट आता है। बहुत सारे रीजन माने जाते हैं। पहला रीजन तो अपने अंतिम चरण में था, बूढ़ा हो चुका था, उसकी सेना थकी हुई थी, इसलिए उसने भारत पे आक्रमण नहीं किया। ठीक है। अब इल्तुतमिश के समय आप देखोगे, ठीक है, दिल्ली के अमीर का दमन होता। अमीर कौन थे? तो अमीर जो थे एक तरह के मतलब कह लीजिए वो भी तुर्क ही थे। ठीक है, काफी संपन्न हुआ करते, उनके पास क्या था, अपना अपना सैनिक भी हुआ करता था। ठीक है, सामंत समझते हैं ना, उसी तरह से था। तो वो सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो दिल्ली के अमीर इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार थे। उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। अतः इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के षड्यंत्रकारी अमीरों का दमन किया और सैनिक जागीरदारों को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अभी अना क्या कर, उनके पास ना, जैसे हमारे किसी अमीर के पास 5,000 सैनिक है, ठीक है, किसी अमीर के पास 10,000 सैनिक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे अमीर हो। उनके बदले में आप देखोगे आमिर जो होता था समय समय पे सुल्तान को सैनिक से क्या करता था, मदद करता था। उसके बदले में जो राज्य की भूमि जो थी, जो उनके पास होता था, भूमि से जो रेवेन्यू जो जनरेट होते थे, उनसे वो अपने आर्मी का भी मतलब क्या करता था, खर्च संभालता था, अपने पास भी कुछ रखता था। अब बचे हुए पैसे को सुल्तान को देना होता था। ठीक है, ऐसी व्यवस्था यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अमीर वगैरह जो था दिल्ली सल्तनत में इसी तरीके से रन करता था। लेकिन धीरे धीरे अमीर क्या होते थे, जब उनके पास सैनिकों की संख्या बढ़ने लगती थी तो शक्तिशाली होना शुरू होते थे। और 4, 5, 10 अमीर मिलकर क्या करते थे, सुल्तान के खिलाफ ही मतलब षड्यंत्र करना शुरू करते थे। कुछ अमीर तो इतने ज्यादा मतलब शक्तिशाली होते थे, सुल्तान की हत्या तक करवा देते थे। ठीक है, जब ये चीजें जब इल्तुतमिश को पता चली तो उन्होंने क्या किया, इसका दमन किया। ठीक है, अब आते यालदोज। यालदोज की बात करेंगे तो ये इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी था। तराइन का 2 युद्ध होता है। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1192 में। ठीक है, अब तराइन का तीसरा युद्ध जो माना जाता है 1215 में माना जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये बहुत जगह पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन थर्ड वार ऑफ तराइन की बात करेंगे तो 1215 में। किसके किसके बीच में हुआ, तो यालदोज और किसके बीच में, तो ध्यान में रखना है, इल्तुतमिश के बीच में। ठीक है, तो यालदोज का दमन करने का श्रेय जो जाता है इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो यालदोज इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी था। ख्वारिज्म के शाह के समय वो भागकर लाहौर आ चुका था। अतः इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शाह के आक्रमण से बचने के लिए यालदोज के विरुद्ध 1215 में तराइन के मैदान में युद्ध करके उसे बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। यालदोज की पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का संपर्क गजनी से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। एक्चुअली में उसको नदी में डुबा के मारा गया था यालदोज को, ये ध्यान में रखना। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध कहते हैं इसको। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम को तो उसने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले अमीरों को उसने समाप्त किया, यालदोज का भी उसने दमन कर दिया। तीसरा प्रॉब्लम जो था उसके सामने, बंगाल के विद्रोहियों का भी दमन किया। बंगाल में गयासुद्दीन आजम खिलजी ने इल्तुतमिश की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जो इल्तुतमिश को नगवार गुजरा। सन 1225 में उसने बंगाल पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। गयासुद्दीन इल्तुतमिश की सेना का सामना नहीं कर चुका और उसने अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ध्यान में, गयासुद्दीन आजम खिलजी जिसको बोलते हैं, तो गयासुद्दीन ने बोला था भाई साहब हम तो आपकी अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। इस बात से इल्तुतमिश को काफी नाराजगी होती है और उसके बाद मतलब ध्यान में रखना, बंगाल सेना जाती है, सेना की सामना नहीं कर पाता है। बाद में गयासुद्दीन भी जो था इल्तुतमिश के स्वीकार कर लेता। ठीक है, बंगाल पे आक्रमण 1225 में होता। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यालदोज हो गया। दूसरा जो निकल कर कुबाचा, ये यालदोज और कुबाचा से दोनों मतलब संबंध किसने अच्छे कर लिए थे, तो ऐबक ने अच्छे कर लिए थे। लेकिन इल्तुतमिश के समय इनके संबंध क्या होते हैं, फिर से खराब हो जाते हैं। ये लोग चाहता था यालदोज और कुबाचा जो भी गौरी का ही मतलब दास था, ये भी चाहता था भारत में हम क्या करें, अपना सत्ता स्थापित करें। लेकिन भारत में तो ऑलरेडी पहले ऐबक में इल्तुतमिश के हाथ में सत्ता आती है, तो ये चीजें हो नहीं पाती है। तो यालदोज के दमन के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की ओर ध्यान दिया। मंगोल के आक्रमण से भयभीत होकर शाह का उत्तराधिकारी भागकर पंजाब आया। ठीक है, उसने सिंधु दोआब और मुल्तान के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया, जिससे कुबाचा की शक्ति छीन हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने कुबाचा पर 2 दिशाओं, लाहौर और ठीक है उच्च से आक्रमण किया। आतंकित होकर कुबाचा भागते समय सिंधु नदी में डूबकर मर गया। परिणाम तो उसके राज्य पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुबाचा का भी प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 40 अमीरों का एक गुट को गठित करता है, ये ध्यान में रखना है। 40 अमीर
इसको तुर्क ए चहलगानी कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या था, इनका काम था राजा का एडवाइजरी था, ठीक है, राजा को एडवाइस करते थे आपको प्रशासन को इस प्रकार से चलाना है। लेकिन धीरे धीरे ये 40 सरदारों का जो गुट जो था, 40 अमीरों का जो गुट जो था, आगे चल के बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी बेटी जो रजिया जो बनेगी, उनको सत्ता में न रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो था, ये 40 अमीरों का गुट ही था, ठीक है। रजिया को सत्ता से हटाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इसको गठन करने का श्रेय जो जाता है इल्तुतमिश को जाता है। और आगे चल के बलबन जब शासक बनेगा तो उसको पता रहेगा कि भाई साहब इनके रहते हुए मेरा तो शासन करना बिल्कुल ही मुश्किल है, तो बलबन इसको समाप्त कर देगा, ठीक है। तो गठन करने का श्रेय किसे जाता है, इल्तुतमिश को, और समाप्त करने का श्रेय किसे जाएगा, बलबन को जाएगा, ठीक है। ये 40 अमीरों के दल का गठन करता है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित किया, जिसे तुर्कान चहलगानी या फिर चलीसा दल कहा जाता था। इसमें योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस दल को उसके राजत्व का एक अंग बना दिया, ठीक है। मुख्य काम क्या था, राजा को एडवाइस देना, राजा को सलाह देना था, ठीक है। लेकिन आगे चल के ये लोग भी राजनीति खूब करना शुरू कर देते हैं। खलीफा का प्रमाण पत्र मिलता है, आपको पता होना चाहिए से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान का पद नहीं धारण किया, ठीक है। उसने किस रूप में शासन किया, तो ध्यान रखो, उसने बस एक केयरटेकर के रूप में शासन किया, ठीक है। उन्होंने बस एक, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, सेनापति के तौर पर उन्होंने शासन किया। लेकिन यहाँ पे खलीफा से इसको प्रमाण पत्र मिल जाता है इल्तुतमिश को। तो ये भी कहते हैं मालिक तो कभी सुल्तान नहीं बन पाया, लेकिन गुलाम जो है सुल्तान बन गया, इल्तुतमिश के संदर्भ में ही कहा जाता है, ठीक है। तो 1229 में बगदाद के खलीफा ने घोषणा पत्र द्वारा साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड नहीं आ रहा। हेलो, यस सर, आ रही है। यस सर, अब आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान नहीं बना। शिपा सालार के तौर पर उसने प्रशासन को संभाला, लेकिन उसका ही गुलाम जो था इल्तुतमिश क्या होगा, सुल्तान बन गया। कब बना, 1229 में बना। सुल्तान बनने के लिए इनको उपाधि किसने दी, तो ध्यान में, बगदाद के खलीफा ने उपाधि दी। कब दी, 1229 में दी, ठीक है। साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है, उसको एक कियलत भी मिला था। कियलत का मतलब क्या होता है, समान सूचक वस्त्र। अभी भी किसी को प्राइज वगैरह मिलता है तो देखिएगा ना, वस्त्र उठाते हैं ना, चादर वगैरह देते हैं उनको, ठीक है। तो उनको साथ में खियालत मिला था। तो ये कभी कभी ये शब्द जो है ना, पूछ देकर बताओ इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में समानता ऐसे शब्द पूछे जाता है, बताओ खिलात क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है ये, तो सम्मान सूचक वस्त्र होता है, ठीक है। इससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। अब सही मायनों में इल्तुतमिश इस्लामिक जनता का शासक बन गया। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान बना, ठीक है। सुल्तान तो बन जाते थे, लेकिन उनको खलीफा से मतलब क्या होता था, अधिकार पत्र प्राप्त करना पड़ता था, ठीक है। तो इसको जो अधिकार पत्र देने वाला सुल्तान कौन था, तो बगदाद के खलीफा था, ठीक है। साल याद रखना, 1229। पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये क्षेत्र जो थे उसके द्वारा जीते गए थे, जो कि मैप यहाँ पे दिया हुआ है। अब इल्तुतमिश का ना, उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते थे भाई साहब, कैसा व्यक्ति था, तो सबसे पहले सफल कूटनीतिज्ञ था। इल्तुतमिश विजेता ही नहीं वरन सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपने शत्रुओं को अपनी दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञ के द्वारा पराजित किया। यहाँ पे दूरदर्शिता क्यों कहेंगे, क्योंकि मंगवर्नी जो था, ख्वारिज्म का सुल्तान का राजकुमार था वो, ठीक है। जब वो भारत में इल्तुतमिश से शरण मांगने के लिए आया, तो भाई साहब हमको शरण दे दो, हमको मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान से बचना है। तो इसको बहुत पहले भाप लिया, अगर आप मंगवानी को शरण देंगे तो फिर चंगेज खान क्या करेगा, भारत पर आक्रमण करेगा। अब मंगोल आक्रमण जहां भी होता था, वो शहर जो था पूरी तरीके से उजड़ जाती थी, ठीक है। तो वो अपने दूरदर्शिता को दिखाते हुए मंगवानी को शरण नहीं दिया, इस वजह से भारत पर चंगेज खान ने कभी आक्रमण नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। योग्य प्रशासक भी था इल्तुतमिश का। अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ, फिर भी उसने प्रशासन की ओर समुचित ध्यान दिया।
के निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप से अस्तित्व प्रदान किया। के एम निजामी का कथन है वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, ठीक है। तो शुद्ध अरबी सिक्के जारी इसने किए थे। 2 सिक्के होते थे इनके समय। चांदी के सिक्का को क्या बोलते थे? टाका, ठीक है। क्या बोलते थे? टंका। टाका, ठीक है। और तांबे के सिक्को क्या बोलते थे? जीतल, ठीक है। ये ध्यान में रखना। पूछते हैं एग्जाम में से टांका और जीतल किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ये भी ध्यान में रखना है। टांका किसके सिक्के को बोलते थे? तो ध्यान में चांदी के सिक्के थे। और तांबा किसके सिक्के थे? तो ध्यान में तांबे के सिक्कों को क्या बोलते थे? तो इसको जीतल बोलते थे, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखना चाहिए। एक चीज मैंने पीछे आपको बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? तो उसने कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू किया था, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं करवा पाया था। तो पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? तो ध्यान में रखना है, इल्तुतमिश को जाता है क्योंकि उसने उसको पूरा कराया। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार रहता था, ठीक है। ध्यान में मिहनाज उस सिराज, ठीक है, उसने किताब लिखी थी जिसका नाम है तबकाते नासरी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, बीपीएससी में कम से कम 8 से 10 बार पूछा होगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को पूछते कैसे, सो मैं बताता हूँ। तो पूछने का तरीका क्या होता है? तबकाते नासरी किसने लिखी? तो मिहनाज उस सिराज ने लिखी। या फिर इसमें से कौन सी रचना सिराज की है? मिहनाज उस सिराज के तबकाते नासरी। या फिर दिल्ली सल्तनत के दौरान इल्तुतमिश ने किसे संरक्षण दिया था? तो ध्यान में रखना है, मिहनाज उस सिराज को संरक्षण दिया था, ठीक है। ध्यान में रखना, मिहनाज उस सिराज की जो रचना है तबकाते नासरी, जिसे आरंभिक मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान होता है, दिल्ली सल्तनत के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी उससे क्या होती है? प्राप्त होती है। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक डायरेक्ट ये नहीं बना था, इल्तुतमिश नहीं बना था, बीच में जो शासक कौन था? तो बीच में शासक जो था आराम शाह था, ठीक है। उसी तरह आप देखोगे इल्तुतमिश के बाद तुरंत जो है, ठीक है, रजिया सुल्तान शासक नहीं बनती है, बीच में और भी शासक आते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। 1236 को इल्तुतमिश का मृत्यु हो गया, क्योंकि ये शासक कब से कब तक था? तो ध्यान में रखना है 1210 से लेकर 1236 तक का इसका समय काल था, ये आपको ध्यान में रखना है। 1236 ईस्वी में होने के बाद से 1265 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों का इतिहास संघर्ष और अधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का रहा। ये 1236 में जो इसका जो शासन जो समाप्त होता है ना, उसके बाद 1265 तक 1265 तक बहुत सारे शासक आएंगे, बहुत सारे शासक जाएंगे। मतलब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिल पाता है। मतलब जैसा स्टेबिलिटी आप देखते हो 26 वर्षों तक इल्तुतमिश ने शासन किया, तो वैसा कोई शासक ऐसा नहीं मिल पाता जिसने बहुत ही लंबे समय तक शासन किया हो, ठीक है। आते थे 1 साल 2 साल रहते थे, उसकी हत्या कर दी जाती थी, हट जाते थे कुछ और, मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई थी पूरे मतलब सल्तनत के दौरान, ठीक है। जबकि ये जो वर्ष जो थे ना 30 वर्ष, ये संघर्ष और अधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का रहा। इन वर्षों में इल्तुतमिश के वंश के 5 शासक सिंहासन में बैठाए गए, बाद में पदच्युत करके मार डाले गए, ठीक है। क्योंकि इन वर्षों में आप देखोगे 5 शासक जो थे इल्तुतमिश से जो संबंध रखते थे वो आते हैं, बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। इल्तुतमिश की बात करेंगे जब वो जीवन में ही था, ठीक है, जब वो जीवित ही था, तो उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? रजिया सुल्ताना को। ध्यान में रखना, रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ऐसा नहीं से मरने के समय, अपने जीवन में ही किया था, ठीक है। मतलब वो चाहता था मेरे बाद, ठीक है, मेरी पुत्री ही मतलब क्या बनी? दिल्ली सल्तनत की शासिका बने, क्योंकि वो जानता था उसका पुत्र जो है क्या अयोग्य है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु के पूर्व अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन ही अमीरों ने उसके एक अत्यंत बिलासी और अयोग्य पुत्र को रकीनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए तो इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो फिरोज शाह बना था, रकीनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। तुरंत जो थी रजिया नहीं बनी। रकीनुद्दीन फिरोज शाह का जो शासन जो था, ध्यान में रखना, बहुत ही कम समय का था। उसके भी प्रशासन में देखोगे उसकी माँ जो थी, जिसका नाम था शाह तुकरान। क्या नाम था? ये शाह तुकरान जो थी, उसकी माँ जो थी, उसी का पूरा मतलब नियंत्रण था। तो उनके अल्प समय की बात करेंगे, अल्प समय के प्रशासन में उसका माँ का पूरी तरीके से नियंत्रण था, ठीक है। उसकी माँ भी जो थी बहुत अधिक क्रूएल थी, ठीक है। शाह तुकरान जो थी
बहुत अधिक मतलब क्या थी, क्रूएल थी, ठीक है, क्योंकि शाह तुकरान जो था बहुत ही बिलासी था, उसको राजपाट से कोई मतलब था नहीं। उसकी माँ ने पूरी तरीके से टेक ओवर किया था, और उसकी माँ वो जो थी बहुत अधिक मतलब क्या थी, क्रूर थी, अत्याचारी थी, लेकिन वो संरक्षिका थी। किसकी संरक्षिका थी? तो ध्यान में रखना है, तो रकीनुद्दीन फिरोजशाह का। शाह तुकरान ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों का दमन प्रारंभ करवा दिया, जिससे असंतोष फैला और विद्रोह प्रारंभ हो गए, ठीक है। शाह तुकरान ने देखा कि कहीं न कहीं मेरे पुत्र में वो काबिलियत तो है नहीं, कभी न कभी तो हटा ही दिए जाएंगे। तो इल्तुतमिश की जो अन्य फैमिली के लोग जो थे उनको मरवाना शुरू कर दिया। इसके वजह से दिल्ली के अमीर जो थे फिर एक बार एक्शन में आते हैं, इनको फिर से साइड करते हैं, ठीक है। राज्य में अराजकता फैल चुकी थी। विद्रोह का फायदा उठाकर रजिया सुल्तान ने उठाया और उसने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहन के न्याय मांगा, ठीक है। ध्यान में रखा, रजिया को किसी ने शासक नहीं बनाया था, रजिया को दिल्ली की जनता ने गद्दी सौंपी थी, ठीक है। उन्हें दिल्ली की जनता से मतलब क्या किया, मुझे समर्थन दीजिए, ठीक है, मैं आपकी शासिका बनूंगा और आपके दुख तकलीफ को मैं दूर करूंगा, तो ठीक है। दिल्ली के जनता के द्वारा रजिया को मतलब क्या मिला था, समर्थन मिला था, ठीक है। तो दिल्ली की जनता जो था जब इनको समर्थन दे दिया, तो ये फिरोज शाह जो था, रकुनुद्दीन फिरोज शाह, उसको बंदी बना लिया गया, ठीक है। और रजिया दिल्ली की गद्दी पर सत्तासीन हुई, ठीक है, ध्यान में रखना। और ये घटना जो थी अपने इतिहास में बिल्कुल भी अतुलनीय थी, क्योंकि ये पहली घटना जो थी, ध्यान में रखना, जो कि उत्तराधिकार के मामले में जन समूह ने निर्णय लिया था। अभी तक निर्णय लेने का क्या था तरीका, मतलब जो अमीर जो होते थे, ठीक है, या फिर दरबार के लोग जो होते थे जिनके पक्ष में ज्यादा होते थे उनको सुल्तान बना दिया जाता था, या फिर राजा तय करता था से मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो अगला जो कौन सुल्तान बनेगा मेरे पीढ़ी से। लेकिन यहाँ पे जो ये घटना जो थी वो दिल्ली की जनता के द्वारा लिया गया था, मतलब लोगों के समूह के द्वारा ये तय किया गया था सर, दिल्ली की सत्ता जो थी रजिया के हाथों में जाएगी, ठीक है। रजिया भी बहुत ही कम समय के लिए शासिका बनती है। कहते कि इतिहासकार ने लिखा भी था, तो रजिया की असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, तो उसका महिला होना, ठीक है। अगर रजिया अगर महिला नहीं होती तो वाकई में दिल्ली सल्तनत की बहुत ही, जितना उसके अंदर काबिलियत था, चाहे नेतृत्वकर्ता के रूप में या फिर राजनीति में भी माहिर थी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। राजनीति की बात करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन माना जाएगा दिल्ली सल्तनत का ओवरऑल अगर आप मूल्यांकन करोगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, तो वो एक महिला थी, ठीक है। तो बहुत ही कम समय तक शासिका ये भी रहती, बाद में इसकी हत्या कर दी जाती, इसके और इसके पति को कैथल नामक स्थान पे पंजाब में पड़ता है, दोनों की एक साथ हत्या कर दी जाती है। अल्तुनिया जो था इसके पति का नाम था, ठीक है। तो 1236 से 1240 तक की रहेगी। 1236 में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सपथ तक विद्रोहियों का दमन किया। जाहिर सी बात है बहुत सारे इसके विद्रोही थे, तो बहुत सारे विद्रोही को उसने दमन किया। बहुत से इन्होंने क्या किया, संधि कर ली। और संधि करने के लिए तरीका क्या होता है, किसी से संधि करोगे तो क्या होगा, देखिए या तो उसको पैसे दे दो या तो उसको पद दे दो। तो इसने क्या किया, लोगों के पद ऑफर किए, तो भाई साहब तुम इस पद पे आ जाओ, तुम इस पद पे आ जाओ, और उसको अपने फेवर में करना शुरू किया, ठीक है। रजिया ने प्रदा त्याग दिया, ठीक है। वो प्रदा प्रथा जो था, जाहिर सी बात है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुर्का, ठीक है, उसको त्याग दिया। अब पुरुषों को बहुत ही उसने क्या पहना, कवा पहना। कवा का मतलब क्या होता है, कोट पहना होता है, ठीक है। साथ में कुला भी लगाई, टोपी भी पहना, जनता के समक्ष आने जाने लगी। उसने यक्ता का मतलब क्या होता है, यक्ता का मतलब यक्तादार। इक्तादार एक तरह का समझ लीजिए, और इक्तादार वही हुआ जिनके पास क्या होता था, राज्य का जमीन होता था, उसके बदले में क्या करते थे, सुल्तान को सैनिक सेवा देते थे, ठीक है। मान लो कोई इक्तादार है जिसके पास 10,000 सैनिक है, तो राज्य का बहुत सारे जमीन उसके पास होंगे। जमीन है तो जाहिर सी बात जमीन से क्या रेवेन्यू आएगी, ठीक है, पैसे आएंगे। तो इक्तादार क्या करते, उस पैसे से सेना को सैलरी भी देते थे, अपने खर्च भी चलाते थे, बचे हुए पैसे को सुल्तान को भी देते थे। तो जो इक्तादार जो था उसमें फेरबदल करना शुरू किया, ठीक है। तो उसने यक्ताओं को फेरबदल करके अपने हिसाब से नियुक्तियां की। एक अविच्छिन्यायी दास जलाउद्दीन याकुत को उसने अमीर आखुर का पद जो था काफी इंपोर्टेंट हुआ करता था। अमीर आखुर जो था अश्वशाला का प्रधान, ठीक है। तो अश्वशाला का प्रधान किसे नियुक्त किया था, जलाउद्दीन याकुत को नियुक्त किया था, ठीक है। ये पूछता है अमीर आखुर क्या होता है, तो अमीर आखुर क्या होता है, अश्वशाला, ठीक है। तो अश्वशाला का प्रमुख किसे नियुक्त किया, याकुत को नियुक्त किया, ठीक है। ध्यान में रखना, पहला चेंजिंग यहाँ पे हुआ। इन नियुक्तियों से खफा उसके एक अमीर अल्तुनिया, ठीक है, ध्यान में रखना। तो अल्तुनिया ने, ध्यान में रखना, ये बाद में शादी कर लेता है।
सुनाई नहीं वहां दे का रहा है। इक्तदार इसे नियुक्त करता है, ठीक है। नहीं जा रही इससे आवाज? बोल दीजिए भाई, नहीं आ रहा सर सर, वॉइस कट हेलो, जा रही है बार बार। वॉइस नहीं आ रहा सर। अभी ठीक है? हाँ सर आ रही है। ठीक है, मैं दूसरा फोन से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद दूसरे फोन से कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अश्वशाला का प्रमुख किसे बनाया? अमीर याकूत को बनाया, जो कि कहा था उस्मानी दास था, जलालुद्दीन याकूत। उसके बाद जो था भटिंडा, किसको मिला? भटिंडा मिलता, अल्तुनिया को मिलता है, ठीक है। ने विद्रोह कर दिया, जिसे अमीर वर्ग ने उसका साथ दिया। हालांकि बाद में रजिया ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी कर ली। तो रजिया ने देखा तो भाई अल्तुनिया को मिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसने क्या किया? विवाह कर लिया, ठीक है। रजिया जब अमीरों के विद्रोह का दमन करके राजधानी से बाहर निकली, तभी जलालुद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में, ठीक है, मुईजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। ध्यान में रखना, ये आराम शाह नहीं है, बहराम शाह है, ठीक है। तो जलालुद्दीन याकूत कौन था? जलालुद्दीन याकूत को कौन सा पद मिला था? अभी बताया ना, अफसोसाला का प्रधान बनाया गया था। तो अमीर जो था काफी तेज थे, जैसे ही देखा रजिया बाहर गई है, याकूत की हत्या की, ठीक है, बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो सबसे पहले आप देखोगे कौन शासक बने? तो सबसे पहले आपको ध्यान, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रकुनुद्दीन फिरोज शाह, रकुनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया, रजिया के बाद थोड़े समय के लिए क्या कौन बना? तो बहराम शाह, बराम ठीक है। सा। ऐसा माना जाता है जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी को, ठीक है, ऐसा माना जाता है जब रजिया अल्तुनिया के साथ जब राजधानी लौट आई थी, तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या कब होती है? तो 1240 में उसकी हत्या होती है। और जगह कौन होता है? तो जगह का नाम है कैथल। इसमें नहीं लिखा है, नोट कर सकती हो। कैथल के पास में उसकी हत्या जो होती कर दी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं रजिया कैसी शासिका थी। तो रजिया ने लगभग 6 माह का शासन किया, ठीक है। तो 3.5 वर्षों तक इसने शासन किया, अत्यंत सफल शासिका थी। उसे रकुनुद्दीन फिरोज शाह के समय की बिगड़ी स्थिति को संभाला, जो कि इल्तुतमिश के बाद शासक जो बनाया जाता है, जिसकी मां जो थी शाह तुकरान जो थी, तो उस समय स्थिति बहुत खराब हो गई थी, उसको संभाला। रजिया ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया थी। योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्य परायण, साहसी, कुशल सैनिक, योग्य सेनापति थी। वो कौशल युक्त और कूटनीतिज्ञ भी थी। ऐसा माना जाता है कि रजिया के पतन में उसका स्त्री होना, ठीक है, ध्यान में रखना, सबसे बड़ा कारण था। अगर स्त्री नहीं होती तो सफल होती। मिहनाज, वही मिहनाज सिराज, ठीक है। भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वो सभी प्रशंसनीय गुण थे जो कि एक सुल्तान में होने चाहिए, ठीक है। किसने लिखा है? मिहनाज सिराज ने। मिहनाज सिराज की रचना पीछे बताया है, इसको याद रखना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम था? तबकाते नासिर। हाँ, तबकाते नासरी, ठीक है। तो तबकाते नासरी में सिराज लिखता है, सुनाई साहब, तो भाग्य ने पुरुष नहीं बनाया, वरना एक शासक, ठीक है, एक सुल्तान बनने के सारे गुण जो थे रजिया में थे, ठीक है। ये कौन लिखता है? सिराज लिखता है। इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे बताओ किसके कथन है। ये सारी चीजें हो रही थी। एक ये भी ध्यान रखें, एल्फिस्टन ने भी बोला था, एल्फिस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में होता। दोनों स्टेटमेंट बता दिया, दोनों स्टेटमेंट नोट कर लेना। एक स्टेटमेंट एग्जाम में 100% आता है, तो अभी सल्तनत से ही पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सल्तनत काल जब पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे आपको स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एल्फिस्टन ने क्या कहा था? रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता, ठीक है, ध्यान रखना। और इसने क्या कहा था? सिराज ने क्या कहा था? तो सिराज ने कहा था, उसका स्टेटमेंट है, वो भी स्त्री को लेकर ही बोला था, से भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में सभी प्रशंसनीय गुण थे जो कि एक सुल्तान में होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये मिहनाज सिराज ने लिखा है, एल्फिस्टन ने भी इसी तरह की कुछ बातें लिखी है, तो दोनों आपको याद रखना है। आप देखेंगे रजिया के बाद कौन शासक बना, माइक बंद कीजिए, ठीक है। रजिया के बाद आप शासक देखोगे तो रजिया के बाद थोड़े समय के लिए कौन बनते हैं? बहराम शाह, ठीक है, क्योंकि रजिया की हत्या कर दी जाती है। तुर्क अमीरों के द्वारा किसको बना दिया जाता है शासक? मुइजुद्दीन बहराम शाह, ठीक है। तो 1240 में रजिया की मृत्यु के बाद
मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना। अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने 2 वर्ष के बाद 1242 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। फिर से इसकी भी हत्या हो जाती है 1242 में, 2 वर्षों के बाद, क्योंकि यह भी अमीरों के जो डिमांड जो था उस पर खरा नहीं उतरता है। उसके कार्यकाल में नए पद नायब अथवा नायब ए मुमलिकियात का पद सृजन किया गया। ध्यान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है VVI। ये पद का तुलना अभी वर्तमान स्वरूप में अगर सुल्तान को अगर राष्ट्रपति मानोगे ना, तो इस पद को प्रधानमंत्री मानना होगा, ठीक है, क्योंकि सारी कार्यपालिका की शक्ति जो थी इस पद में आ जाती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, नायब ए मुमलिकात, ये पद नया जुड़ा था। और किसके समय में जुड़ा था? बहराम शाह, क्योंकि बहराम शाह बहुत ही निकम्मा शासक था। इस पद जो था एक दिया गया एक व्यक्ति को, और सारा प्रशासन की शक्ति जो था ये नायब मुमलिकियात में आ गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट पद है, ठीक है। और इसकी हत्या जो थी 2 वर्षों के बाद ही कर दी जाती है। 1242 में इसकी हत्या हो जाती है। 1242 में बहराम शाह की हत्या के बाद अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद उसी के समय एक व्यक्ति जो था काफी अपने चरम पे निकलता है, जिसका नाम था बलबन, जो कि वो भी एक गुलाम ही था, ठीक है। तो 1242 में बहराम शाह की हत्या कर अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह, तो बहराम शाह की हत्या कर कौन बनेगा? मसूद शाह बनेगा। और इसके काल में बलबन नामक एक अमीर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। उसने अन्य अमीरों की सहायता से 4 वर्ष पर 1246 में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद को शासन बनाया। ध्यान रखना, नसरुद्दीन महमूद कौन है? इल्तुतमिश का पुत्र है। इसको शासन बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसको जाता है? तो बलबन को जाता है, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद की बात करेंगे तो ध्यान रखा किसके बाद शासक बनेगा? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद शासन बनेगा, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद कौन था? तो ये भी ध्यान रखा इल्तुतमिश के फैमिली से था, उसका पोता था। बलबन इसको शासक बनाता है। बलबन वाज किंग मेकर इन केस। और जब बलबन को पता चला जब ये शासक बन ही गया तो चलो इसको अपना दामाद भी बना लेते हैं, ठीक है। और नसरुद्दीन महमूद जो था बलबन का दामाद भी था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दामाद भी था। नसरुद्दीन महमूद जो था केवल नाम मात्र शासक था, पूरा शक्ति किसके पास था? बलबन के पास था, क्योंकि बलबन को उसने नायब ए मुमलिकियात का पद दिया था, ठीक है। तो बलबन को नायब ए मुमलिकियात का पद देने का श्रेय नसरुद्दीन महमूद को जाता है। नसरुद्दीन महमूद बहुत ही अच्छा शासक कहिए या फिर बहुत ही शांत स्वभाव के कह लीजिए, क्योंकि ये टोपी वगैरह सीकर अपना ठीक है जीवन जिया करता था। इसको बोलते हैं सल्तनतकालीन अकबर, इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसने काफी टॉलरेंस का नीति अपनाई, ठीक है, मतलब सभी धर्मों का सम्मान वगैरह ये सब देना शुरू किया। तो इसके समय किसी भी तरह का धर्म वगैरह को लेकर कुछ इशू नहीं था। सच्चरित्र व्यक्ति था, अच्छा कैरेक्टर वाला पर्सन था, ठीक है। अपना खर्च खुद निकालता था, अपना काम खुद करता था सुल्तान होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसके समय थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए काफी लंबा शासन ये करता है। लगभग 20 वर्षों का इसका प्रशासन होता है, क्योंकि इसके समय किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, ठीक है। इन्हीं सारी चीजों को देखते बलबन ने अपने बेटी का विवाह जो था इसके साथ किया था। तो बलबन का ये दामाद भी था, ठीक है। और इसके बाद जो था कौन शासक बनता है? बलबन शासक बनता है, ठीक है। तो दामाद के बाद ससुर शासक बनता है, और इसकी हत्या वगैरह नहीं की गई थी, इसका नॉर्मल डेथ होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। नया सुल्तान बना नसरुद्दीन महमूद, 1246 से लेकर 1265 तक रहा था। धर्मपरायण सच्चरित्र था, परंतु नाम मात्र का शासक था। उसने शासन का कार्य कौन संभालता था? नायब ए मुमलिकियात, बोला था ना, ये एक्सिक्यूटिव पावर इस पद में आ जाता था, जो कि मैंने बोला था ऊपर में, ध्यान में रखना। बहराम शाह के समय यह पद बनाया गया था। अभी का तुलना मैंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किया। नाम मात्र का प्रधान सुल्तान होता था, सारा कार्य तो यही संभालता था। ये पद किसके पास गया? बलबन को सौंपा गया। स्वयं तुर्की अधिकारियों की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था, ठीक है। ये कोई भी कार्य खुद से नहीं करता था जब तक इसको आगे से ऐसा करने को न किया जाएगा। बलबन कौन था? वो तुर्कान ए चहलगानी जो बना था, ठीक है, उसमें ध्यान में रखना है, उसका ये सदस्य था। अब मान लीजिए किसी गुट का आप सदस्य रहेंगे और वहां पे जो पॉलिटिक्स बाजी जो चलेगी उसके बारे में तो सारा जानकारी आपको होगी। तुर्कान चहलगानी जो 40 अमीरों का दल जो था उसका सदस्य बलबन भी था, और वहां पे जो पॉलिटिक्स बाजी जो होती थी उसकी सारी जानकारी थी। किस प्रकार से शासक को हटाना है, किसको सुल्तान बनाना है, सुल्तान को किस प्रकार से दबाव बनानी है, सारी चीजें इसको पता थी। तो जब ये शासक जब बनता बलबन ना, तो इसको समझ में आ जाता शायद तुर्कान छालगानी का तो हम तो पहले से मेंबर थे ही, तो वहां पे क्या क्या होता मुझे सब पता, ये तो मुझे भी शासन नहीं करने देगा, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को समाप्त करते हैं, ठीक है। और तुर्कान छालगानी को पूरी तरीके से समाप्त करने का श्रेय बलबन को जाता है, जिसको बनाने का श्रेय किसे जाता था?
इल्तुतमिश ने बनाया था, बलबन ने उसे समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसकी सारी कारंडी के बारे में इसको जानकारी था, क्योंकि बलबन वाज वन ऑफ द मेंबर, ठीक है, बलबन जो था उसका सदस्य था। तो बलबन भी तुर्कान चालगानी के सदस्य था। योग्यता के कारण नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उसका राजनीतिक कद काफी बढ़ गया। नायब के पद के साथ साथ सुल्तान ने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखना, उलुग खान, कई बार प्रश्न पूछा गया, उलुग खान किसे कहते थे? बलबन को कहते थे। उलुग खान की उपाधि किसे मिली थी? बलबन को मिली थी। उलुग खान की उपाधि बलबन को किसने दी थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। नसरुद्दीन महमूद कौन था? तो बलबन का दामाद भी था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करवाया था, यह भी आपको ध्यान में रखना। बलबन का जो दामाद जो था नसरुद्दीन, अभी तक आप देख रहे हो तो सबकी हत्या हो रही थी ना, या फिर जेल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ पे इनका नॉर्मल डेथ हुआ था नसरुद्दीन महमूद की। तारीख मुबारक शाही के अनुसार आप देखोगे तो 1265 में इसका नॉर्मल डेथ हुआ था। और उसके बाद जो शासक जो बना दिल्ली का, वो बलबन बन जाता है, ठीक है। तो दामाद पहले शासक रहा, ससुर बाद में बना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, इतिहासकारों का मत है कि स्वयं बलबन ने सुल्तान को जहर देकर उसकी हत्या कर दिया, सुल्तान बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे नहीं, नॉर्मल डेथ था, ठीक है। अब आते हैं गयासुद्दीन बलबन, काफी शक्तिशाली शासक। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी और बलबन दोनों सबसे शक्तिशाली और बहुत ही अनुशासित शासक माने जाते हैं, ठीक है। इनके समय प्रशासन बहुत अच्छे से चल रहा था, काफी लंबे समय तक, लगभग 20 वर्षों तक इसने भी शासन किया, ठीक है। नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। यह भी एक इलवरी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने पकड़कर उसे गुलाम के रूप में बेच दिया था। ये बलबन भी खुद गुलाम हुआ करता था, ध्यान में रखना। बलबन अपनी योग्यता दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया। सर्वप्रथम किसी विशेष पद हेतु इल्तुतमिश के चालीसा दल का सदस्य बनने में सफल हुआ, ठीक है। इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल बनाया था उसमें बलबन भी था, ठीक है। रजिया को अपदस्थ करने वाले षड्यंत्र में उसने भाग लिया था। रजिया को हटाने में इसका भी हाथ था। उसने नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि आगे चल के दबाव भी बना। जब महत्वपूर्ण जब भूमिका निभाई गद्दी पर बैठाने पर नसरुद्दीन महमूद के समय, तो नसरुद्दीन महमूद ने इसे काफी रिस्पेक्ट भी दिया, नायब मुमलिकियात का पद दिया, उल्गू खान की उपाधि दी, और साथ में इसके बेटी से विवाह भी किया। और नसरुद्दीन महमूद के बाद क्या होता है? दिल्ली का सुल्तान बनता है। कब बनता है? तो 1265 में, क्योंकि 1265 में नसरुद्दीन महमूद की डेथ भी होती है। बलबन के प्रारंभिक समस्या तथा उनका समाधान देख लेते हैं। तो ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि, क्योंकि जब ये शासक बनता है ना, तो देखता है भाई साहब ये जो तुर्क लोग जो है, ठीक है, क्या करते हैं, किसी का सुनते ही नहीं है, ठीक है। काफी अपने आप को नहीं होता है, थोड़ा सा अपने प्रतिष्ठित स्वभाव को दिखाना। तो सबसे पहले क्या करे, तुर्क अमीरों का जो गुट जो था, तुर्क चिहलगानी, उसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। चलो पहले इसको, उसके बाद देखते हैं से आप क्या हो, ये राजत्व को सिद्धांत को लागू करता है। राजत्व का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? राजा जो है ना, उसके पास दैवीय अधिकार है। मतलब राजा क्या है? दैवीय अधिकार है। मतलब राजा जो है ना, भगवान के बिहाफ पर मतलब क्या कर रहा है ना, धरती पे शासन कर रहा है। राजा को, ठीक है, राजा को, ठीक है, गॉड ने ही मतलब क्या किया, चुना है, तो ठीक है, आप मेरे बिहाफ पर मतलब क्या जाओ, धरती पे जाके शासन करो। इसको बोलते हैं राजत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, राजा शासन कर रहा है, अब यहाँ पे राजा के खिलाफ तुम विद्रोह करोगे, सुल्तान के खिलाफ तुम अगर विद्रोह करोगे, तो वो विद्रोह किसके खिलाफ माना जाएगा? गॉड के खिलाफ माना जाएगा, भगवान के। यहाँ पे अल्लाह का सेंस बन जाएगा इन लोगों में, ठीक है, बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। यहाँ पे अल्लाह के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा, और अल्लाह के खिलाफ जब विद्रोह करेगा तो उसका मतलब क्या है? मौत है। तो यहाँ पे इसने राजत्व को सिद्धांत लेकर आया, दैवीय सिद्धांत लेकर आया, और खुद को मतलब इस हिसाब से प्रतिस्थापित कर दिया, तो कोई मेरे खिलाफ विद्रोह करे ही नहीं। क्योंकि भाई साहब रिलीजन में, ठीक है, गॉड के खिलाफ तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो। राजा अपने आप को क्या बोल रहा है? देखो मैं जो हूं ना, धरती पर भगवान का ही रूप हूँ, मैं भगवान के, ठीक है, भगवान के बिहाफ पर मतलब क्या कर रहा हूँ, शासन कर रहा हूँ, ठीक है। और जब ये चीजें जब निकल कर आ जाएगी, कोई अपने आप को मतलब भगवान का रूप बता देगा, तो फिर कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इसलिए बलबन के काल में आप देखोगे बहुत सारा विद्रोह वगैरह नहीं होता है। तो इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण राज्य का वैभव छीन हो चुका था, चारों ओर अव्यवस्था फैल चुका था, ठीक है। ताज की प्रतिष्ठा लोगों के मन में भय स्थापित करने के लिए बलबन ने गद्दी पर बैठते ही साधारण लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। जो नॉर्मल लोग जो थे उनसे बोला, भाई साहब तू दूरी बना कर रहो, आई एम द सुल्तान, ठीक है, और मेरी अपनी एक
रिस्पेक्ट है, इसलिए जो सामान्य लोग जो थे उनका मिलना जुलना छोड़ दिया। अब यहाँ पे ध्यान में रखोगे, यहाँ पे जो अमीर लोग जो थे ना उनका अपने एक ठाट बात, वो किसी का सुनते ही नहीं। तो इसने एक क्या किया ना, इसने सबसे पहले क्या किया, एक कानून बनाया। तो दरबार में जो भी आएंगे ना वो क्या करेंगे, दंडवत मतलब क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं सिजदा और पाबो। सिजदा का मतलब क्या होता था, दंडवत करना। दंडवत जैसे कैसे मैं बताऊं, प्रपोज करते हुए आपने देखा ना किसी को, उस हिसाब से, ठीक है। मतलब एक पैर पीछे होना चाहिए, एक आगे होना चाहिए। उस पोज में जाकर राजा को पैर छूना होता था, राजा को कदम चूमना होता है, ठीक है, अपने ओठ से, मतलब उनका कदम को चूमना होता था। अब ये तो कोई करेगा नहीं, लेकिन जब ये नियम बन गया, कानून बन गया, तो भाई साहब दरबार में आने वाले सभी लोगों को करना है। डजेंट मैटर आप कितने भी बड़े अमीर क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें करनी पड़ती थी सबसे। एक तरह से ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जो दिल्ली के जो अमीर जो है उनका मनोबल थोड़ा टूटेगा। यहाँ पे पता चलेगा कि भाई साहब तुम कितने भी तुम्हारे पास पैसे हैं, सैनिक के डजेंट मैटर, लेकिन जब तुम राज्य के अंतर्गत जब आओगे तो तुमको हर कानून को पूरा करना पड़ेगा। इसको बोलते थे सिजदार पबोस प्रथा। एक ईरानी तौर तरीका था, ध्यान में रखना, ईरानी तौर तरीका था। अब यहाँ पे ईरानी तौर तरीका को इसलिए लागू किया कि जो ईरानी अमीर जो है वो बलबन को सपोर्ट कर दे, क्योंकि तुर्क अमीर जो है ऑलरेडी बलबन के क्या है, खिलाफ है। तो दो तरह के अमीर हुआ करते थे, एक होते थे ईरानी या दूसरे होते थे तुर्क, ठीक है। तो इन्होंने मतलब क्या किया, ईरानी अमीर की जो प्रथा जो थी, जिसको बोलते थे सिजदा और पबोस, उसको लागू किया ताकि इनका समर्थन बलबन को मिल जाए। क्योंकि तुर्क अमीर जो है वो क्या है, क्योंकि वो इनके खिलाफ है, ठीक है। इस तरीके से एक सोसाइटी का एक बड़ा जो क्या बोलते हैं, जिनका बड़ा दबदबा था, उनका समर्थन लेने के लिए, ठीक है, दूसरे को डाउनफॉल करना मतलब इसने शुरू किया, बलबन ने। तो सिजदार पबोस प्रथा ध्यान में रखना, इस प्रथा को शुरुआत करने का श्रेय बलबन को जाता है। इस प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त करने का श्रेय शाहजहां को जाता है, ठीक है। क्योंकि शाहजहां का मानना तो से भाई साहब, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के सामने अगर सर झुकाता है तो सर अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। कोई इंसान किसी इंसान के सामने सर झुका के इस प्रकार से सजदा करना उचित नहीं है। तो इस प्रथा को पूरी तरीके से आप देखोगे मेडाइवल पीरियड में किसने समाप्त कर दिया, तो शाहजहां ने समाप्त कर दिया। जबकि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत बलबन ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चालीसा दल की समाप्ति भी करता है, क्योंकि चालीसा दल का एक सदस्य भी ये रह चुका था। किसके दौरान रहा था चालीसा दल का ये सदस्य, किसके समय रहा था, तो इल्तुतमिश के समय, ठीक है, बिल्कुल। और चालीसा दल के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती थी सब इसको पता था, क्योंकि उसका सदस्य रहा था। तो जान गया था सब, मैं अगर शासक बनूंगा, जैसे मैं अगर शासक बन गया तो फिर मुझे भी ये दिक्कत करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले इसने क्या किया, इसको हटा दिया, ठीक है, क्योंकि सुल्तान के मार्ग का बाधा बन चुके थे। तो इल्तुतमिश के काल में निर्मित 40 अमीरों का दल बलबन के काल में आकर निरंकुश हो चुके थे, महत्वाकांक्षी में अत्यंत प्रभावशाली हो चुके थे, बहुत अधिक पावरफुल हो चुका था। एक तरह का मतलब क्या बोलते हैं इनको, कार्टेल, ठीक है, कार्टेल ये लोग चलाते थे। तो उनको समाप्त कर दिया गया क्योंकि सुल्तान के मार्ग के बाधा बन चुके थे। बलबन ने इसके प्रभाव में बढ़ी हुई शक्ति को कमजोर करने तथा सुल्तान को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से इनकी शक्ति कुचलने के कार्य किया। बलबन ने छोटे छोटे अपराध के लिए इन अमीरों को कठोर दंड दिए, ठीक है, जिसे डर मतलब बने। इस प्रकार उसने कपटपूर्ण तथा बर्बर तरीके से चालीसा मंडल को समाप्त कर दिया और उसकी निरंकुशता स्थापित हुई। निरंकुशता का मतलब क्या होता है, पावर मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं निरंकुशता। अभी क्या है, पावर का क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं, राष्ट्रपति के पास अलग पावर है, प्रधानमंत्री के पास अलग पावर है, पार्लियामेंट के पास अलग पावर है, जुडिशरी के पास अलग पावर है, एक्सिक्यूटिव के पास अलग पावर है। एक व्यक्ति के पास पावर नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखें। कहीं भी आप लोग काम करवाने जाते हो, बोलेंगे भाई साहब मेरे ये अधिकार क्षेत्र के बाद है, हम इसको आगे पेपर को किए वो देख लेंगे, ठीक है। फिर वो बोलेंगे ये मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं, मैंने इस पावर को मैंने इस पेपर को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब पावर जब एक ही व्यक्ति के पास में आ जाएगा, सारा निर्णय वही ले, अच्छा बुरा सब वही, उसको बोलते हैं निरंकुश होना, ठीक है। डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप थोड़ा डिफरेंट चीज होता है, लेकिन निरंकुशता का मतलब होता है पावर का एक ही जगह पे मतलब क्या होना, सेंट्रलाइज हो जाना, ठीक है। अब बलबन ने वो ऐसा किया था क्योंकि बलबन के पास अब कुछ नहीं था, अमीरों का उसने क्या किया, दमन कर दिया, राजत्व का सिद्धांत ला दिया, किंगशिप थ्योरी उसने दे दी, और उसके बाद उसने सिजदार पाबोस नामक प्रथा भी शुरुआत की थी, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे विद्रोहों का दमन किस प्रकार से किया। बलबन ने सपतम विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध प्रशिक्षित सेना भेजकर उनका कठोर दमन किया। मेवाती जो थे राजपूत थे, ठीक है। सन 1279 में बंगाल में तुगनी खान बेग ने विद्रोह कर दिया।
और अपने नाम के सिक्के जारी किए। बलबन ने उसका दमन करने के लिए लगातार 2 सेनाएं भेजी, जिसमें असफलता मिली। इस असफलता के बाद तुगरिल के विरुद्ध अभियान में बलबन को 2 वर्ष लग गए, क्योंकि तुगरिल युद्ध करने से बच रहा था। तुगरिल इस उम्मीद में था कि बलबन थककर दिल्ली लौट जाए, लेकिन कुछ बंजारों की सूचना पर बलबन की सेना ने तुगरिल को दबोच लिया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तब तुगरिल जो था बंगाल का शासक था। बंगाल का शासक नहीं था एक्चुअली, में बंगाल का ये प्रांतपति था, गवर्नर कह लीजिए। लेकिन किसी किसी गवर्नर को शासक ही भेजता था कि तुम मेरे बिहाफ पे जाओ, उस राज्यों को संभालो। लेकिन धीरे धीरे क्या होता, बहुत शक्तिशाली हो जाता था और अपने आप को क्या करना, स्वतंत्र करने की कोशिश करता था। जिस शासक ने भेजा था, जिस सुल्तान ने भेजा, उसी के खिलाफ विद्रोह कर देता था। बोलता भाई साहब ये क्षेत्र मेरा क्या होगा, मेरा हो गया। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में सुल्तान को जाना पड़ता था उससे गिरफ्तार करने के लिए, फिर उसकी हत्या करके फिर से उस क्षेत्र को स्वतंत्र करता था। ठीक है, तो तुगरिल तुगन जो था, तुगरिल 1279 में बंगाल में विद्रोह किया था और इसको सजा देने के लिए बलबन खुद जाता है। ठीक है, उलेमाओं को राजनीति से पृथक करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के 2 शासक मिलेंगे ना, उसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। एक बलबन था, एक खिलजी था। तो उलेमा जो थे धार्मिक ये गुरु थे, तो बलबन ने अपने उलेमाओं को राजनीतिक में बड़ा महत्व दिया। लेकिन बलबन के सत्ता में आने के बाद उसने उसके दबाव में अनावश्यक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए उसने सलाह लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी। ठीक है, राजत्व का सिद्धांत भी इसने लेकर आया था। राजत्व से तात्पर्य है उन सिद्धांतों और नीतियों तथा कार्यों से जिन्हें सुल्तान की अपनी प्रभुसत्ता, अधिकार एवं शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता है। के.एम. निजामी के अनुसार बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसे राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे। क्या था पहला विचार, क्या था? दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत का मतलब क्या था? बलबन ने राजा के दैवीय अधिकार का समर्थन किया। क्या बोलता था? राजा जो है ईश्वर की छाया है। ठीक है, इसलिए उसने कौन सी उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? राजा जो है धरती पे क्या है? ईश्वर की छाया है। बलबन ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि सुल्तान की शक्ति का आधार जनता तथा अमीर नहीं है। सुल्तान की शक्ति का आधार क्या है? ध्यान में रखना है, से मतलब उसको सुल्तान की जो शक्ति जो है डायरेक्ट अल्लाह से मिलती है, क्योंकि उसका एक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, नहीं तो जनता है, नहीं तो मतलब क्या है? अमीर है। शाही वंशज होने का दावा किया उसने स्वयं को फिरदौसी की शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज का बताया। ठीक है, ध्यान में रखना, ये अफरासियाब वंशज का कौन बताया? किसने बताया? ठीक है, ध्यान में रखना, बलबन ने। ठीक है, ये शाहनामा किसने लिखी है? तो शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक है, ध्यान में रखना। तो बलबन ने बोला भाई साहब शाही वंशज हूँ। जब पूछा गया कौन सा किस वंश से आते हो, शाही वंश से बताओ, तो उसने बताया भाई साहब अफरासियाब। अफरासियाब नामक एक वंश है जो कि शाही वंश है, उसी से मेरा संबंध है। बलबन का प्रसिद्ध कथन है, जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। मतलब इस तरह का थोड़ा सा क्या बोलते उनको रेसिस्ट टाइप का भी व्यक्ति था ये। ठीक है, वो कहता था जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रूर, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। ठीक है, मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। ऐसा कथन जो था बलबन का था। ठीक है, अब आते हैं आगे। ईरानी आदर्श और परंपराओं का पालन किया। मैंने बोला ना, ईरानी आदर्श और परंपराओं का पालन क्यों किया? क्योंकि 2 तरह का अमीर थे, एक ईरानी अमीर थे, एक तुर्क अमीर थे। तो तुर्क अमीर जो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, तो उसको टैकल करने के लिए बोला चलो ईरानी अमीर को अपने फेवर में मिलाते हैं। जब ईरानी अमीर को जब इसने फेवर में मिलाया तो इसने बहुत सारी प्रथाएं जो थी ईरानी प्रथाएं जो थी उसको अपने मतलब क्या किया, अपने इम्पायर में क्या किया, लागू किया। कौन कौन सी प्रथा थी? सिजदार पवोश क्या होता था? तो इसमें दंडवत मतलब बैठ कर मतलब क्या होता, पैर को चूमना होता था। ठीक है, दूसरा ईरानी प्रथा किसने शुरू किया? तो बलबन ने शुरू किया था। इसका नाम नौरोज। नौरोज का त्योहार जो था इसी ने मनाना शुरू किया था। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। उसने सेना का गठन किया था, ध्यान में रखना, विशेष प्रकार की सेना जो थी उसकी गठन किया था। तो बलबन ने अपनी निरंकुशता कायम रखने के लिए सेना का संगठन क्यों ध्यान दिया? बलबन से पहले तुर्की सैनिकों के सेवा के बाद जागीर देने की प्रथा प्रचलित थी। मैंने बोल दिया जागीर क्या होता था? तो जागीर भूमि का टुकड़ा होता था। ठीक है, जिसमें क्या होता था, रेवेन्यू जनरेट होता था, पैसा वसूलते थे अमीर, उससे अपने सेना का खर्च चलाते थे, अपना खर्च भी चलाते थे। अगर सुल्तान अगर कमजोर है तो एक पैसा भी बचा हुआ मतलब सुल्तान को नहीं देते। मतलब 10 रुपया आया, सपोज एग्जाम्पल था, 10 रुपया आया किसी जागीर से। ठीक है, और राजा ने हमें बोला भाई साहब तुम फौज रखो, जब हमें आवश्यकता होगा तो तुम फौज देना। तो 10 रुपया मेरे पास है, 5 रुपया मैंने फौज के ऊपर खर्च किया, 4 रुपया मेरा अपना खर्च है। ठीक है, 1 रुपया बच गया ना, उसको राजा को लौटाना होता था, सुल्तान को लौटाना होता था। डिपेंड करता था सुल्तान कैसा है। अगर बलबन जैसा सुल्तान है तो भाई साहब तुमसे तो वसूली लेगा।
लेकिन बहराम शाह जैसा सुल्तान है तो वो पैसा जो बचता था, सरप्लस जो होता था, उसी अमीर के पास चला जाता है, ठीक है। लेकिन आगे चल के इसको थोड़ा सुधारा गया, ठीक है। ये जो प्रथा जो थी इसको तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। उसने बोला नहीं, सारा ही सारा शाही सेना होगा, ठीक है। शाही सेना का मतलब उसका सेना का सारा खर्च वर्च कौन रखेगी, तो सुल्तान ही रखेगी। दो तरह का सेना होता था, एक तरह का अमीरों की सेना होती थी जो कि अमीरों का रखना पड़ता था, खर्च वगैरह वही देते थे, बदले में उसको राज्य की तरफ से भूमि दिया जाता था। एक सेना होता था, शाही सेना होता था, जिसको बोलते थे स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। अभी भी देखोगे दो तरह का आर्मी भारत के पास भी, एक होता है रिजर्व होता है, एक होता है स्टैंडिंग होता है। तो स्टैंडिंग आर्मी जो होती थी, क्या होती थी, वो हमेशा तैयार होती थी, उसका सारा जो होता था राजा की तरफ से ही, स्टेट की तरफ से ही मिलता था। एक रिजर्व आर्मी होता था जो अमीरों के पास होता था। तो बलबन से पहले तुर्की सैनिकों के सेवा के वाले जागीर देने की प्रथा प्रचलित, जिस कारण अधिकांश भूमि, ठीक है, बूढ़े सैनिकों, विधवाओं तथा नाबालिगों के अधिकार में थी। बलबन ने इन लोगों के जीवित रहने तक इस भूमि पर उनका अधिकार मान्य कर दिया, किंतु उपरांत में भूमि राज्य के अधीनस्थ मानी गई, ठीक है। अब जो पहले की जो भूमि जो थी, ठीक है, जिनके पास था, बोला ठीक है, जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम रखो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, भूमि जो है तुम्हारे पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं की जाएगी, वो स्टेट में आ जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना। बलबन ने सैनिकों के शक्ति में वृद्धि की और उनके वेतन बढ़ा दिए। जो सैनिक सेवा के लायक नहीं रहे उन्हें पेंशन देकर सेवा मुक्त किया, ठीक है। जिनकी उम्र अधिक हो गई थी उनको बोला भाई साहब पेंशन लीजिए, रिटायर हो जाइए, और सैनिक अच्छा से काम करे, इसलिए उनका क्या क्या सैलरी को बढ़ा दिया, ठीक है। बलबन ने दीवान ए आरिश नामक एक व्यवस्थित सैन्य विभाग का गठन किया और इमाद उल मुल्क को प्रथम यह पद सौंपा गया। इनका काम होता था, दीवान ए आरिश का काम क्या होता था, सैनिक का गठन था, मुख्यतः उनको क्या बोलता था, रेगुलेट करना, उनको सेना में शामिल करना। इस तरह का जो काम जो था दीवान ए आरिश संभालता था। इसका ध्यान में रखना, ये सैन्य विभाग था, ठीक है। ये पूछता है इसका गठन किसने किया था, तो बलबन ने किया था, नया विभाग था, ठीक है। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इमाद उल मुल्क को बनाया गया, ठीक है। बलबन ने अपने गुप्तचर विभाग का भी गठन किया था, ध्यान में रखना। बलबन की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के से गुप्तचर विभाग हो जाता। गुप्तचर विभाग का नाम क्या था, बरीद ए मुमालिक था, ठीक है, ध्यान रखना, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का नाम था। और इसके जो सबसे उच्चतर अधिकारी उनको बरीद कहते थे, ध्यान में रखना, जस्ट लाइक रॉ सीबीआई टाइप का समझ लीजिए, ठीक है। तो बरीद ए मुमालिक का नाम ध्यान में रखना, बरीद ए मुमालिक जो था गुप्तचर विभाग था, और इसके जो वरिष्ठतम अधिकारी जो थे उनको बरीद बोलते थे। गुप्तचर का काम क्या था, तो राज्य के महत्वपूर्ण समाचार सुल्तान तक पहुंचाते थे। जो गुप्तचर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था, ठीक है। गुप्तचरों का वेतन जो था नगर में मिलता, जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। इनका पहुंच भी डायरेक्ट सुल्तान तक था, डायरेक्ट सुल्तान को जाकर सूचना दे सकता था। न्याय व्यवस्था की बात करेंगे तो बलबन की न्याय व्यवस्था कठोर तथा गैर पक्षपातपूर्ण थी, अच्छी था, बायस व्यक्ति नहीं था, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था, ठीक है। अपराधी जो होते थे उनको बहुत ही मतलब बर्बरता पूर्वक दंड देता था। सुल्तान प्रमुख अपराधों से संबंधित मामलों का न्याय स्वयं करता था, ठीक है, ध्यान में रखना। जनरली क्या होता, जो काजी जो होते थे ना, वरिष्ठतम काजी जो होते थे, उनके एडवाइस से, ठीक है, काजी का काम क्या होता था, काजी का काम होता न्याय करना। लेकिन न्याय का जो सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था सल्तनत काल में आप देखोगे तो सुल्तान खुद ही होता था, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन कभी कभी विशेष मामलों में काजी से सलाह भी लिया करता था, जस्ट लाइक चीफ जस्टिस समझ लीजिए, ठीक है। उसकी शासन व्यवस्था का आधार जो था लक्त एवं लॉ की नीति, ठीक है, ब्लड एवं आयरन पॉलिसी जो था ये लेकर आया था। वह काफी अनुशासित रूप से, काफी सुदृढ़ रूप से शासन किया, जिसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। जो व्यक्ति विद्रोही होता था उसकी हत्या भी की जाती थी। उसकी हत्या के बाद भी ये सजा नहीं रुकती थी, उसके बच्चे जो होते, उनकी स्त्रियां जो होती, उनको भी कैद कर लिया जाता, उनको भी दास बना लिया जाता, गुलाम बना लिया जाता था, ठीक है। इसलिए व्यक्ति जो था इनके खिलाफ विद्रोह करने से डरता भी था, क्योंकि उसकी हत्या ही नहीं होती थी, उसकी जो पीढ़ी जो होती थी उनको भी भुगतना पड़ता था। तो ध्यान में रखें, रक्त एवं लॉ पॉलिसी किसने चलाई थी, तो बलबन ने चलाई थी, ठीक है। बलबन का मृत्यु 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि शाहजादा मोहम्मद बलबन का पुत्र का मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। बलबन के दो पुत्र थे, एक पुत्र जो था, ध्यान में रखना, बहुत ही निकम्मा था, एक पुत्र जो था बहुत ही अच्छा था। लेकिन मंगोल आक्रमण जब होता है तो इसमें शाहजादा मोहम्मद मारा जाता है, ठीक है। बलबन का बहुत प्यारा पुत्र था, इसी शोक में, ठीक है, पुत्र शोक में क्या होता है, बलबन की स्वास्थ्य खराब हो गई, अब बलबन की मृत्यु हो गई, ठीक है। दूसरा पुत्र जो था, क्योंकि बलबन ने तो बहुत कांड किए थे ना, अमीर जो थे इनसे बहुत अधिक नाराज थे,
तो जब ये इसका जब मृत्यु हुआ बलबन का, तो दूसरा पुत्र जो था बंगाल में था, उसको बोला गया तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, तुम आओ शासक बनो, सुल्तान बनो। बनने से इनकार कर दिया, ठीक है, बोला तो नहीं नहीं हम नहीं आ रहा, हम इधर ठीक है, तो वो सुल्तान नहीं बना। तब बाद में बलबन के पोता को सुल्तान बनाया जाता है। एक बेटा ऑलरेडी बंगाल में था, ठीक है, और एक बेटा की ऑलरेडी हत्या हो चुकी थी मंगोल आक्रमण के दौरान, जिसका नाम क्या था, शहजादा मोहम्मद। भट्टी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव के नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंका। 40 दिन का उपवास किया, ठीक है। बर्नी महोदय ऐसा लिखते हैं। अब आते हैं बलबन की मृत्यु के 3 वर्षों के अंदर बलबन द्वारा स्थापित व्यवस्था सुल्तान की पद प्रतिष्ठा पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि उसके बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो गई जो स्थिति किसके बनने के बाद उत्पन्न हुई थी, इल्तुतमिश के बनने के बाद, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी कोई व्यवस्थित और ठीक है महत्वपूर्ण या फिर मजबूत कोई शासक नहीं हुआ। बलबन के उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो ध्यान में रखेंगे, तो बलबन दिल्ली सल्तनत का निर्माता शासकों में से एक था। उसने सल्तनत के अस्थायित्व प्रदान किया, स्टेबिलिटी लाया ना भाई, काफी लंबा शासक था और आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था थी, परंतु अपने उत्तराधिकारियों के लिए कुछ न कर सका। उसके जीवन काल में युवराज शहजादा मोहम्मद मंगोल से युद्ध करते मृत्यु के दौरान मारा गया, ठीक है, पता ही होगा। उसका दूसरा पुत्र जो था जिसका नाम था बुगरा खान, ठीक है, जो मैंने बोला ना थोड़ा आवारा अय्याश किस्म का व्यक्ति था, बंगाल में पड़ा हुआ था। उसको शासन पद से, उसको ना शासन से ना कोई मतलब ही नहीं था, बहुत ही उदासीनता था। इसलिए इतिहासकार लिखते हैं बुगरा खान की सुल्तान पद से उदासीनता के कारण अपनी मृत्यु के पूर्व उसने शहजादा मोहम्मद के पुत्र, ठीक है, कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो कि पोता था, ठीक है। दो चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बलबन का पुत्र कौन था, शहजादा मोहम्मद, जो कि उसके जीवन काल में ही मारा जाता है। क्यों मारा जाता है, तो मंगोल आक्रमण को दबाते हुए। दूसरा पुत्र का नाम था बुगरा खान, लेकिन बुगरा खान जो था शासक नहीं बनना चाहता था। इतिहासकार 2 कारण लिखते हैं। एक तो लिखते उसको शासन व्यवस्था में कोई उसको रुचि नहीं थी, दूसरा कारण ये था क्योंकि पिता की गलती पुत्र को भुगतना पड़ता है। वो पिता की तरह इतना चालबाज राजनीतिज्ञ नहीं था, उसको लग रहा था अगर मैं शासक बना तो मेरी हत्या कर दी जाएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो शासक बनना ही नहीं चाहता था, बंगाल में था वो, ठीक है। तो उसका जो शहजादा मोहम्मद का जो बेटा जो था जिसका नाम था खुसरो, कै खुसरो, उसको मतलब क्या होता है शासक बनाया जाता, जो कि आई थिंक 4 साल का बच्चा था, ठीक है। बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके विश्वस्तों ने उसके ही आदेश की अवहेलना करते हुए बुगरा खान के अल्पवयस्क विलासी पुत्र, ठीक है, कैकूबाद को अपना सुल्तान बनाया, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, कै खुसरो जो कि शहजादा मोहम्मद का पुत्र था उसको नहीं बनाया गया, ठीक है। बुगरा खान शासक बनना नहीं चाहता था, ठीक है। तब उसका जो पुत्र जो था कैकूबाद, उसको शासक बनाया गया। कै खुसरो की हत्या करवा दी। कै खुसरो कौन था, शहजादा मोहम्मद का पुत्र था, जो कि जिसको बलबन शासक बनाना चाहता था, उसकी हत्या करा दी गई। और कुलीन अमीर और गैर अमीर वर्ग वापस संघर्ष करने लगे, ठीक है। अब ये दोनों जो थे अमीर वर्ग फिर से आ गए, ठीक है। अंततः पक्षाघात से त्रस्त कैकूबाद को एक सामान्य तुर्क मलिक फिरोज खिलजी, बाद में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने यमुना में फेंकवा दिया, ठीक है, ध्यान में रखना। ये इसको लकवा मारा हुआ था कैकूबाद को, ये ऐसा बोला जाता है ये अपंग था। इसको बाद में जाके कहाँ फेंकवा दिया गया, यमुना में फेंकवा दिया। कौन, जलालुद्दीन खिलजी, इसको बोलते हैं मलिक फिरोज खिलजी। आगे चल के खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर बनता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का ससुर था, ठीक है। आपने फिल्म देखा होगा ना, क्या नाम था, भूल गया, रत्नावती नहीं, पद्मावती, सॉरी। उसमें जो दिखाया हुआ है ना, उसमें पहला जो सीन जो दिखाया, फर्स्ट सीन में ही दिखाया हुआ है, वही जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। कहते काफी शांत स्वभाव का शासक था। इसका कहना था सब मुझे कोई शौक नहीं है मैं लोगों का खून बहाऊं, लेकिन इसने एक बहुत ही छोटे बालक की हत्या की थी, जिसका नाम था क्या, जो भी अपंग था बेचारा कैकूबाद, जो कि बुगरा खान का पुत्र था, उसकी हत्या इसी ने की थी, ठीक है। फेंकवा दिया। 3 महीने तक उसके पुत्र शमशुद्दीन कैमूर का संरक्षण, और जून 1290 में उसकी हत्या करके मलिक फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना 1290 में, ठीक है, ध्यान में रखना। इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही ममलुक या गुलाम वंश का अंत हो गया। बलबन के बाद ही अंत हो जाता, थोड़े थोड़े समय के लिए क्या नाम था इसका, थोड़े समय के लिए आप देखोगे तो कैकूबाद शासक बनता है, थोड़े समय के लिए कैमूर्स बनता है, ठीक है। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी आ जाते हैं, और इसी तरह से दिल्ली सल्तनत क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था, तो थोड़े समय के लिए बनता है कैमूर्स, ठीक है, ये ध्यान में, शमशुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। शमशुद्दीन कैमूर्स बनता है
ये काफी कम समय के लिए 3 महीने तक बनता है, इसको आखिरी शासक आप मान सकते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला शासक आप मान सकते हो। इसी तरह मतलब क्या होता है, दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश, इलवरी वंश कह लीजिए, दास वंश कह लीजिए, मामलुक वंश कह लीजिए, ये समाप्त हो जाता है। और इसी के बाद आप देखोगे 1290 से लेके 1320 तक एक नया वंश आता है जिसको बोलते हैं खिलजी वंश, जिसके फाउंडर जो होते हैं जलाउद्दीन खिलजी, और इस वंश के जो सबसे प्रमुख शासक जो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इस वंश भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, बहुत शॉर्टेस्ट है, 30 वर्षों तक ही चलता है। सबसे कम समय तक चलने वाला दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यही वर्ष है, ठीक है। तुगलक आई थिंक लार्जेस्ट है, सॉरी हाईएस्ट, सबसे अधिक समय के लिए तुगलक है और सबसे कम समय के लिए खिलजी है, ठीक है। ये मात्र 30 वर्षों में ही समाप्त हो जाता है। और इस वंश के नहीं, हाँ 30 वर्षों तक, ठीक है। इस वंश के जो 2 शासक होंगे, जलाउद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे, खिलजी डायनेस्टी। अभी हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो मैं इसके रिगार्डिंग सारा एमसीक्यू भी आपको करा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको एग्जाम में ये दिल्ली सल्तनत और ये क्या नाम है, ये हाँ मुगल, ठीक है, इससे 4 से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको रिपीट करके आइएगा, पढ़ कर आइएगा। मैं कल पढ़ाऊंगा, फिर सारा समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं एमसीक्यू भी करा दूंगा।